Now let's continue. Background I have changed little bit. Let's continue. So we have completely done with all the policies, all the principles which have come. तो सारे प्रिंसिपल बच्चों मैंने आपको सिखा दिए. अभी हम करने जा रहे थे नेक्स्ट पार्ट. तो इसमें जो एक पार्ट था पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला, वो पार्ट हमने सारे जितने भी प्रिंसिपल्स वो कर लिया अपन ने. नेशनल वॉलंटरी गाइडेंस ऑन दी सोशल एनवायरनमेंट सारा कर लिया अभी. ठीक है, अभी अपन बात करने वाले CSR की, फिर अपन बात करने वाले ई गवर्नेंस की. तो आ जाइए आगे. मैंने आपको उसके क्वेश्चन भी बता दिए थे. ठीक है, तो सोशल में 3 क्वेश्चन से क्विकली रिकॉल करवा था. पहला वाला था एक इंट्रो, नंबर 2 थे प्रिंसिपल में कुछ 4-5 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए थे. नंबर 3 आपका था वो अपना बिजनेस रिपोर्टिंग का, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट. उसके 3 फ्रेमवर्क थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. अभी अपने को आगे करना है. आ जाइए CSR. तो सर ये CSR क्या है, ये क्यों होता है, ये अपने को यहां पढ़ना है. सो CSR इज बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जैसे हर कंपनी हो तो उन्होंने पैसे कमा लिए हैं, तो उनको कुछ पैसे क्या करने पड़ते हैं, उनको में ऐसे भूखे नंगे लोग गरीबों को अपने को खरीद देना पड़ता है. क्यों सर, यार इतना कमा रहे हो, कहीं तो कुछ ना कुछ तो दो. तो जैसे अपने टाटा ग्रुप वाले हैं, रतन टाटा जी, तो वो लोग कुछ पैसे अपने प्रॉफिट में से खर्च करते हैं. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तभी अपन पढ़ रहे हैं. अजीम प्रेम जी आपने देखा होगा, तो बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट है. फिलॉन्थ्रोपिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो दान वान करते हैं. तो ये लोग हर कॉर्पोरेट करता है वो चीज़. क्यों, क्योंकि उनको देखो क्या, यू हैव योर अर्निंग थ्रू सोसाइटी, डेफिनेटली यू हैव टू गिव समथिंग टू सोसाइटी. ऑब्वियसली यू आर गिविंग योर प्रोडक्ट, बट दैट डजंट मीन कि यार आप लोग खाली उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे. नहीं, आपको प्रॉफिट कमाना अग्रीड है, पर वो प्रॉफिट कुछ हिस्सा आप सोसाइटी को वापस दे, क्योंकि वो इंटर्न घूम के आएगा. जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, वो लौट के वापस आना ही है. ठीक है, देखो अभी तो पहले कुछ थोड़ा सा गाना वाना है, इसकी मार्किंग कर लेते, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है इसमें से. देखो अभी इंट्रोडक्शन के वहां लिख दीजिए, खाली मार्क कर लीजिए यहां से. यहां से कंपनीज विद इफेक्टिव CSR, फर्स्ट पैरा की थर्ड लास्ट लाइन, which have image of socially responsible companies achieve sustainable growth in their operations in the long run and their products and services are preferred by the customers. इतना कभी कुछ इंट्रो लिखने के लिए कुछ काम आ गया वैसे. Then the idea of CSR first came in 1953 when it became an academic topic in HR Bowen's social responsibility of the business. Number 2. Then continue करें इन ग्लोबल कंटेक्स्ट को भी. there may be no single definition accepted definition of CSR. Each definition that currently exists underpins the impact, underpins मतलब वो बताता है कि भैया क्या impact है that business have and society at large and the societal expectation of them. तो this is point number 3. तो CSR का बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो पॉइंट नंबर 1 ये आ गया, कंपनी से लेके कस्टमर तक. नंबर 2 आ गया, 1953 में पहली बार कॉन्सेप्ट आया था. नंबर 3 कोई डेफिनेशन नहीं है, बट सब लोग यही कहते हैं कि भैया सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए. फिर ये अलग अलग डेफिनेशन है. फिर क्या बोलता है ये रहे, इट इज क्लियर दैट, फोर्थ पॉइंट नीचे नीचे नीचे, इट इज क्लियर दैट CSR अप्रोच इज होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड. पूरे वर्ल्ड में हर जगह लगती है, एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद कोर बिजनेस स्ट्रैटेजीज, core business strategy for addressing social and environmental impacts of the business. Number 2, CSR needs to address the well-being of all the stakeholders and not just the company's shareholders. सबका ध्यान रखना आपको. philanthropic activities मतलब जैसे रिलायंस भी करता है, एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल, मतलब हर बड़ा कॉर्पोरेट कुछ ना कुछ स्पेंडिंग करता ही है. आपने PNG सुना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैंने बताया था आपको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाले, ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स वाले, शिक्षा उनका प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो लोग भी खर्चा करते हैं. which otherwise constitute a much larger set of activities entailing strategic business activity. तो ये पॉइंट नंबर 4. फिर
पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट पेज पे, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस्ड आइडिया ऑफ CSR थ्रू सेक्शन 135 और अपने को मैंडेट बोला हुआ है। मैंडेट मतलब सब मैंडेटरी है, करना कितना परसेंट है, अब मिनिमम 2% खर्च करना पड़ता है ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। अच्छा, कहाँ खर्च करना है वो पूरी लिस्ट दे रखी है, कहाँ दे रखी है, शेड्यूल 7 में दे रखी है, शेड्यूल 7 में, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर आंसर नंबर, पॉइंट नंबर 5। तो बाई चांस CSR पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पता कि कहां क्या क्या लिखने का, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा CSR कंटेंट में, नंबर 1 में 5 पॉइंट्स है CSR के बारे में, इंट्रोडक्शन सर। नंबर 2, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। सर जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी मेरे को चलते रहना। अगर मैं खाली पैसा करेगा तो भाई एकदम सब खत्म हो जाएगा सब कुछ। भाई साहब, तुमको देश के लिए भी कुछ करना है, तुमको लोगों के लिए भी करना है, भैया तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो अगर तुमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो यू हैव टू डू सर्टेन CSR। मार्क करो इसको भी। फर्स्ट पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज डिफाइंड बाय द, बस यही तक लो, डिफाइन तो छोड़ दो, पागल हो जाओगे तो पढ़ते फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स, तो इसको एक काम करो, इसको कट कर दो, विच इज डिफाइंड, which means that sustainable development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Number 2, sorry, number one ये सर, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज को खुश करने के लिए मैं फ्यूचर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे फ्यूचर में जो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, फ्यूचर में जो बच्चे पैदा उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। सो इट सेज मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। सर, CSR in India focus on what is done with the profits after they are made. On the other hand, sustainability is about factoring the social and environmental impact of conducting business. That is how the profits are made. Number 2, then यहाँ से थर्ड, द सोशल एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस इश्यूज एंड व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज CSR इज इम्प्लिसिट रादर देन एक्सप्लिसिट इन दिस प्रिंसिपल्स। तो अपन ने आगे प्रिंसिपल पढ़े ना, तो उसमें सब कुछ कवर हो गया ना, सोशल हो गया, ह्यूमन वाला हो गया, एम्प्लॉय वाला हो गया, एनवायरमेंटल वाला हो गया, सब सारे इम्पैक्ट को कवर किया गया है हमारे प्रिंसिपल्स में, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस में, NVG जिसको बोलते हैं। देन the notion, the term of CSR and sustainability seems to be covering, as it is evident from various definitions of CSR put forth by different organizations. That's fourth. फिर वो क्या बोलता है लास्ट वाला, since CSR and sustainability are so closely entwined, मतलब एक दूसरे के मिलते जुलते चट्टे बट्टे हैं, बोलते लंगोटी दोस्त वैसा। It can be said that the CSR and sustainability is a company's commitment to its stakeholders to conduct business in an economically, social and environmentally sustainable manner which is transparent and ethical. सर, तो ये 5 पॉइंट है मेरे CSR एंड सस्टेनेबिलिटी पे। मतलब सस्टेनेबिलिटी सर क्या होता है कि भैया मैं प्रेजेंट की नीड मीट कर रहा हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। फिर मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को खाली शेयर होल्डर्स का नहीं ध्यान रखना, मेरे को पूरे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है। इफ आई एम गेटिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम सोसाइटी, आई हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। सो कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी किया हुआ इंडिया में, कितना 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आपको करना पड़ता है। सर, हमारे जो प्रिंसिपल्स है NVG के, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस में, उसमें 10 प्रिंसिपल में उसको कवर किया गया है वहाँ पर। एंड सर CSR एंड सस्टेनेबिलिटी एक दूसरे के भाई है, चट्टे बट्टे, ठीक है, साथ में चलते रहते हैं। सो क्या बोलता है, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी इज अ कंपनीज कमिटमेंट टू इट्स स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स, ओनली योर राइट स्टेक होल्डर्स, टू कंडक्ट बिजनेस इन एन इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर विच इज ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल। मतलब कभी कोई गलत काम नहीं करो, ऐसा लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल तुमको पता क्या होता है, ये खाली लिखा हुआ है यहाँ पर। तो CSR में पहला क्वेश्चन था, CSR के थोड़ा सा शॉर्ट नोट। नंबर 2, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। नंबर 3, बेनिफिट्स। इंपॉर्टेंट आंसर, इंपॉर्टेंट। हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग्स अंदर का मसाला BCom में चलेगा तो भी चलेगा। CASE केस,
benefits is case. Right there, benefits are case. Sir, आपको अगर इंडिया के पूरी दुनिया में अगर धंधा करने का है ना, ऑब्वियसली कस्टमर इज अ किंग, आपने सुना होगा ये चीज। आपका प्रोडक्ट उनको फायदा करना चाहिए और आपने उनके लिए क्या किया वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जैसे अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं टाटा अरे भाई साहब नैनो लेकर आए, हर मिडिल मैन की, मतलब हर मिडिल क्लास की उसने नीड सुनी। बजाज का चेतक आया था एक ज़माने में, बहुत पहले बजाज चेतक, तो उनकी नीड पूरी की। तो ठीक है, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बट आपने उनकी नीड पूरी की ना। तो अगर आप CSR करोगे, अगर आप धंधा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, और अगर आप CSR भी करोगे तो लोग आपके बारे में और ज़्यादा माने। से मैं आपको PNG कैसे पता है, शिक्षा उनका प्रोग्राम है सर। रिलायंस एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ESA, पहले EFA था, एजुकेशन फॉर ऑल था, फिर एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल। सचिन तेंदुलकर उसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो कम्युनिटी जो ना, आप उनको फायदा दो। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअल लाइसेंस तो वही देंगे धंधा करने के लिए। कल को उठ के अगर आपने कुछ गलत प्रोडक्ट बनाया या आपने कुछ यानी कम्युनिटी को बंद हो, जैसे वीडियोकॉन बंद हो गया ना एक जमाने में, वीडियोकॉन का टीवी भाई घर, मतलब बहुत बड़ी बात थी, वीडियोकॉन का टीवी खत्म हो गया। सो सेज कम्युनिटीज प्रोवाइड द लाइसेंस टू ऑपरेट। सो अभी अंदर का मसला अपनी उन भाषा में लिखो। तो मैं बोलता ये मार्क कर लेने का, a robust CSR program that meets the aspirations of these communities, not only provides them with the license to operate, but also maintain the license, thereby precluding the trust deficit। तो विश्वास बना रहेगा, ट्रस्ट बना रहेगा। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब ट्रस्ट कभी भी कम नहीं होएगा। हो गया इतना। सी से कम्युनिटीज गिव लाइसेंस टू ऑपरेट। ए, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज। अब ऐसे में एम्प्लॉयज के लिए पता है वो लोग करते हैं, घुमाने लेके जाते हैं एम्प्लॉयज को, पूरे स्टाफ को। एक एनुअल डिनर होता है, एनुअल फेस्ट होता है, ऑफ साइड बोलते हैं, ऑफ साइड घुमाने भी लेके जाते हैं उनको। उनका वैसे मैटरनिटी बेनिफिट प्लान्स होते हैं, छुट्टी मिलती है। आज का पैटर्निटी लीव भी हो गई इंडिया में, राइट। एम्प्लॉय का ख्याल रख रहे हो। सो अट्रैक्ट एंड रिटेन, जैसे टाटा अरे यार मस्त कंपनी, रिलायंस छोड़ अडानी पता नहीं, मैं नहीं बोलेगा भाई, मेरे को डर लगता है। सो अट्रैक्ट एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज। सो अगर एक कंपनी जो बहुत CSR करती है, गुड CSR एक्टिविटीज, तो बस दे विल अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज। एस, communities as suppliers. There are certain innovative CSR initiatives emerging wherein companies have invested in enhancing communities' livelihood by incorporating them into their supply chain. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलता हूँ कि अभी रिलायंस बहुत सारी, मतलब हर जगह नेटवर्क है रिलायंस का। तो उन्होंने क्या किया, गुजरात के कोई विलेज में पकड़ लिया, क्योंकि राजस्थान में कोई विलेज में पकड़ा, जहाँ पर वो आर्टिसंस होते हैं ना, आर्टिसंस जो लोग पॉटरी बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, वीविंग करते हैं, मतलब अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो CSR तो करना था, तो माल उनसे खरीदता है, उनको पैसा देता, तो CSR हो गया पूरा, और उनको जाके बेच रहा है, मतलब उनकी मदद कर रहा है ना। तो सर क्या हो गया, माल उनसे ले तो CSR भी हो गया यहाँ पर और उनका भला भी हो गया। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट, आई थिंक विप्रो, अगर आप गूगल खोलोगे ना, विप्रो ही है ना, आई थिंक, नहीं विप्रो है कि कौन सा है, इन्फोसिस है। वन विलेज इन इंडिया, उसको रिचेस्ट विलेज बोलते हैं। आई जस्ट हंट फॉर यू, डोंट वरी, ढूंढ के लाता हूँ इतना। अब मैंने भी पढ़ा था गूगल पे, उनके पास एक शेयर्स है कंपनी के, देखो ये The village of Amalner in India holds 3% of the top IT company Wipro in India. How did it happen? Ira. It's a small village in Maharashtra. So Wipro के लिए मोहम्मद हुसैन प्रेम जी, तो उनके जो मतलब अजीम प्रेम जी के जो पापा है वो, तो उनकी मदद की थी उस विलेज वालों ने, तो उनको उनके शेयर आज भी है। If someone bought 200 shares of Wipro for 10,000 rupees or $200, he would have now owned 96 lakh shares worth close to 500 crores or $67 million. Yeah. तो ऐसे कंपनीज बहुत करती है। तो भी कोई कॉर्पोरेट ने क्या किया, किसी पूरे विलेज को उठा लिया,
कि चलो अब आपकी सारी चीज़ें संभाल के देंगे, हम आपको बेचवा के देंगे, तो मदद भी कर रहे हैं और वो भी उनकी भी मदद हो रही है, अपना CSR भी हो रहा है. ई एनहांसिंग कॉर्पोरेट रेपुटेशन. तो बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स व्हाई आर यू डिफरेंट? बिकॉज यू आर एनहांसिंग योर कॉर्पोरेट रेपुटेशन. गुडविल बन जाती है. So this is sir case. Communities provide, headings are important. Communities provide license to the companies to operate. A, attract and retain the employees. S, communities are ex-suppliers. And E, enhancing corporate reputation. Case, code is case. ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में. बेनिफिट्स ऑफ CSR. रीड द आंसर हाथ की आप. हेडिंग एक एक लाइन, बीकॉम जैसा हेडिंग इन एक एक लाइन. रीड. डन. नाउ ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, कुछ काम करनी है. खाली इसमें अंडरलाइन कर दीजिए. द एक्ट एनकरेजेस to spend at least 2% of their average net profit in the last 3 years. In the rules with respect to CSR, it is defined as profit before tax as per the books, excluding profits arising from branches outside India. तो फॉरेन ब्रांचेस का प्रॉफिट एक्सक्लूड का जो फिगर आता है उसका एवरेज लेने का 3 साल का इंटू 2% मिनिमम है. मिनिमम उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो पर ये मिनिमम है. ठीक है सर, किसको एप्लीकेबल है ये आपने सेक्शन 135 में देखा होगा. सर ऐसी कंपनीज जिसका टर्नओवर 1000 है, नेटवर्थ 500 है, नेट प्रॉफिट 5 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5,500,000. 5,500,000. पीपल फ्रॉम साउथ इंग्लिश 5,500,000. सर नेट प्रॉफिट इज मोर देन इक्वल टू 5 crores. सर टर्नओवर सॉरी नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 500 CR. टर्नओवर इज मोर देन और इक्वल टू 1000 CR. नेट प्रॉफिट नेटवर्थ टर्नओवर क्या बच्चों? नेट प्रॉफिट नेटवर्थ टर्नओवर. नेट प्रॉफिट नेटवर्थ टर्नओवर 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 एप्लीकेबिलिटी. And minimum 2% you have to spend. Minimum 2% you have to spend. And all those activities are given in schedule 7. All the activities are given in schedule 7. 5,500,000 or है either net profit or net worth or turnover. If it is minimum 500 or minimum 5 crores or minimum 1000 crores, for you CSR is applicable. And CSR is minimum 2% of the average net profit of the last 3 years. All the actors are given in schedule 7. Schedule 7 में ये रही activities. ये रही. अब इसमें अमेंडमेंट आती रहती है. सभी कोविड जब हुआ तो PM केयर फंड में अपने पैसा दे दिया, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स डाल दिए, हॉस्पिटल बना दिया. ये पूरी एक लिस्ट है, याद नहीं करना है, खाली रीड करना है इसको. ठीक है
तो मेक दिस एज आंसर नंबर 4, applicability of CSR, applicability of CSR, answer number 4. Number 5 is your list. मेरे को याद कर लो, समझ में आ जाएगा कि CSR कहाँ करने का. गरीब भूखे नंगे जो लोग होते हैं ना, एकदम ऐसा भगवान के नाम पे दरिद्र बाबा, उनके लिए आपको CSR करने का है. सर eradicating extreme hunger and poverty, promoting education, promoting gender equality, सर reducing child mortality and improving maternal health, मतलब ठीक है, mental health नहीं, maternal health. See, combating human immunodeficiency virus, ये सब चीज़ों के लिए. Then ensuring environmental sustainability, मिड डे मील प्रोग्राम शुरू करवा दिया आपने सुलभ शौचालय बनवा दिए सर, रोड बनवा दिए आपने, गारे सब कुछ करा दिया. जो नेता लोग वादा करते हैं वो कंपनीज कर रही है बेसिकली. ठीक है, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग हो गया, नेशनल हेरिटेज आर्ट कल्चर के कुछ कर दिया अपन ने, ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड फिर इसी में ऐड किया गया वो को पीएम केयर्स वाला जो फंड था, एंड सच अदर मैटर्स. तो ये लिस्ट और बढ़ गई है अभी, तो बुक में अपडेटेड नहीं, पर एज सच एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. हाँ, 3-4 कोई याद कर लो. मेरे को इमेजिन करना, अगर भूल जाओ तो हंगर, पॉवर्टी, प्रमोटिंग एजुकेशन, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटी, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट वो भी ऐड हुआ है, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज है. फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CSR. सर, surplus arising out of CSR project or program shall not form part of the business profit of a company. जो बच गया क्या वो प्रॉफिट वापस आएगा? नहीं, आपको खर्च करने का. आपने बोला मिनिमम 2, मैंने 2.5 खर्चा करना था. अब भैया आपको जो करना है आपको करना ही है. 2% जो बच गया आप उसको वापस से नहीं ले सकते. सर किसके थ्रू कर सकते हो? या तो खुद का एक बना दो, एक NGO बना दो. अभी मैं तो आदिवासी एरिया में मेरे को कंबल बांटने हैं, सर्दी का मौसम है, कंबल बांटने हैं. तो अपन क्या किए, अपन एक अलग से अपनी NPO बना दी, सेक्शन 8 कंपनी, वो कर रही है, वो चलेगा. ठीक है, एक अलग से NGO बना लिया, ट्रस्ट बना लिया, कर सकते हैं बिंदास डायरेक्टली ऑन इट्स ओन. या फिर अपन ने किसी एक NGO को पकड़ लिया थ्रू इट्स ओन नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन सेटअप एज टू फैसिलिटेट दिस इनिशिएटिव, या फिर थ्रू इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, उनके थ्रू पकड़ लिया. तो या तो मैंने खुद ने एक अपने लिए NGO बना लिया, मैं खुद कर रहा हूँ, एक मेरे ट्रस्ट के थ्रू कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई और जो NGO काम करती है उसको पकड़ के करवा रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अपन क्या कर सकते हैं, दूसरी कंपनी से भी कोलैबोरेट कर सकते हैं. जैसे मेरी कंपनी हो गई और अज्यूम करो अपना स्टूडेंट एक CMA का राहुल की कंपनी से अपन ने कर लिया, चलेगा, करो, दोनों मिलके भी कर सकते हैं. पर मैं मेरा 2 करूंगा, वो अपना 2 करेगा, अगर उसको एप्लीकेबल है तो. मैं मेरा 2% करूंगा, वो अपना 2%. जैसे हमने बोला कि सुलभ शौचालय बनाने का, 4 फ्लोर का सुलभ शौचालय, या इंग्लिश वेस्टर्न, मेल फीमेल. अब मेरा तो 2% है, उसका भी 2% है, तो दोनों मिलकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, पर दोनों का खर्चा हो जाएगा अपना अपना देखने का, रिपोर्ट भी अलग अलग बनेगी. सर विदेश में जाके गरीबों को बांट रहे हो, पागल हो गए, विदेश में कहाँ गरीब होते हैं? सर ओनली CSR एक्टिविटीज इन इंडिया विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. अच्छा, मैं सोच रहा मेरे एम्प्लॉय के लिए मैंने स्कूल बना दिया. नहीं, वो CSR नहीं. Activities meant exclusively for employees and their families will not qualify as a CSR. अरे टोटली अनरिलेटेड, मेरे को देखना अनरिलेटेड, भूखे नंगे जो गरीब लोग उन पे आपको खर्चा करना है. ठीक है सर, कितना खर्चा करना है? मिनिमम 2% ऑफ द लास्ट 3 years. ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर 6. तो पूरे CSR में 6 आंसर है आपके पास. पहला आंसर क्या है बच्चों? पहला आंसर है आपका CSR के बारे में कुछ क्वेश्चन अगर आ गया, राइट, एक्सप्लेन CSR क्या होता है, क्यों होता है. नंबर 2 CSR एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आ सकता है. नंबर 3 आपका हो गया बेनिफिट्स ऑफ CSR, फॉर श्योर क्वेश्चन, केस बेनिफिट. 4th एप्लीकेबिलिटी, आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा. मिनिमम 2% एंड एप्लीकेबिलिटी. नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टर्नओवर, 5, 500, 1000, 5, और हमेशा करोड़ में बात होती है, करोड़ में 5 करोड़ और 500 करोड़ और 1000 करोड़. सरकार का खर्चा करेंगे, यहाँ करेंगे, एंड ये इसकी छोटे छोटे प्रोविजन है. रीड 5 and 6, देन वी डू द क्वेश्चंस. रीड करो.
डन। अब पीछे क्वेश्चंस देखो, नहीं अच्छा इसमें कुछ और भी है नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक्सप्लेन द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स। एक्सप्लेन वेरियस बेनिफिट्स ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स। क्या आएगा बेटा? केस communities are the one who gives license. A, attracting and retaining employees. S, communities as suppliers. E, enhancing the corporate image. हो गया आंसर, हो गया। Now दो क्वेश्चन है, what are the initiatives of CSR as per Companies Act and what is the process for formulation and evaluation of CSR projects। तो ये देखो, तो इसमें से आपको मार्क करना है ये रहा, इनिशिएटिव्स ऑफ एज पर कंपनीज एक्ट। तो आप ये थियोरी लिख सकते हो इनिशिएटिव्स में कि भैया देखो एप्लीकेबल टू ये है, मिनिमम 2% खर्चा करने का लास्ट 3 साल का, एंड यहाँ आप खर्चा कर सकते हो। तो ये तो पूरा आपका पॉइंट नंबर 4 एंड 5 का मिक्सचर, 4 एंड 5 का मिक्सचर। सेक्शन नंबर कौन सा बोलते हैं हमारा? 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, और फिर थोड़ी बार प्रोविजन लिख सकते हो कि अगर आपने एम्प्लॉयज़ पे खर्चा किया है उनकी फैमिलीज पे एक्सक्लूसिवली, तो वो CSR नहीं माना जाएगा। सर आउटसाइड इंडिया करते हो तो वो CSR नहीं माना जाएगा। कंपनीज कैन कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज, ठीक है, टू स्पेंड CSR, हाउएवर द रिपोर्टिंग हैज टू बी डन सेपरेटली। तो ये पूरा आपको गाना लिखना है CSR के बारे में। और इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स ये रहा, मेक दिस इज आंसर नंबर 7, इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट। देखो, the first step in formulating CSR projects in a corporate structure is the constitution of CSR committee। सर क्या बनाओगे? सबसे पहले कमिटी। सर कमेटी क्या होगा? उसमें डायरेक्टर्स बाहर से नहीं आती कमेटी, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है वो लोग उस कमेटी में बैठेंगे। सर क्यों बैठेंगे वो लोग देखेंगे ना कि अच्छा हम लोग 16 शौचालय बना सकते हैं, हम लोग आदिवासी को कम्बल बांट सकते हैं, हम लोग खाना दे सकते हैं, हम लोग गर्ल एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो भी करने का है, कितना परसेंट? मिनिमम तो 2% करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, सो इट सेज इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल प्लान ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग्स रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर, कितना करना है, क्या एक्टिविटी करना, जो मैंने आपको बताया, एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट एंड मॉनिटरिंग द मैकेनिज्म। तो सारा चीजें कौन करेगा सर? ये लोग ही करेंगे। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये यहां से यहां तक पूरा पॉइंट। Then the CSR committee will also be required to ensure that all the income accrued to the company by way of CSR is credited back to CSR corpus। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ पैसे भी कमाए होंगे CSR करके, जैसे हमने क्या किया, हम लोग ग्रीटिंग कार्ड बनवा रहे, एक विलेज को मैंने पकड़ लिया, मैं बोला कि अब वीविंग करो, चलो कपड़ा बनाओ, कपड़ा बना के मैं जाके बेच के लाता हूँ, तो पूरे विलेज को मैंने अडॉप्ट कर लिया, CSR कर रहा हूँ मैं। बेच के जो पैसा कमा रहे हैं वो वापस से मेरे को CSR में लगाना है। इट कैनॉट बी माई प्रॉफिट, मैं मेरे धंधे से जो पैसा कमा रहा हूँ वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, then for effective implementation, point number 2, for effective implementation, the CSR committee must also oversee the systematic development of a set of processes and guidelines for CSR to deliver its proposed value to the company। Full stop। Then सेक्शन 135 सबको एप्लीकेबल नहीं है, खाली क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर, 500 उन्हीं को एप्लीकेबल है। फिर ये बोलता है कंपनीज हु डू नॉट कम अंडर CSR इन सेक्शन 135 shall also start CSR capital initiative। ठीक है, फिर ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1, 1 2 3 एंड 4 ये बना दीजिए प्रोसेस।
डेवलपिंग अ CSR एक्टिविटी और अ स्ट्रैटेजी, उधर ऑपरेशनाइजिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किसके थ्रू करने का है, ड्यू डिलिजेंस किया अपन ने, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट अप्रूवल, फाइनलाइजिंग द अरेंजमेंट विद द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, फिर प्रोसेस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, रिपोर्टिंग, कंक्लूजन कमीशन एंड रिव्यूइंग द पॉलिसी। बस यहाँ तक। बाकी हर एक का वो अंदर अंदर बता रखा है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। इसको वहाँ ले दीजिए RTP। RTP मीन्स रीड इफ टाइम परमिट्स, समय अगर आपको दे रहा है वैसी चीज़ें रीड कर सकते हो, रीड। ये पूरा डिटेल्ड है, पेपर में 3 या 4 मार्क का है, 5 मार्क का आंसर आने वाला है। हेडिंग्स भी याद कर लो बस, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, और पीछे का रीड कर लो एक बार, तो क्या होगा, दो लाइन अगर बाई चांस अभी किसी को लिखने को आ गया कहीं भी, आप लिख सकते हो। आंसर नंबर CSR का जो आंसर था ये 7th, इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर CSR आपका खत्म होता है, 7 पॉइंट से CSR के अंदर, ठीक है। पीछे का जो पार्टिकुलर जो टेबल है खाली ये रीड करनी है आपको, हर एक का 1-1, 2-2 पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। तो हमारा NVG हो गया, नेशनल गाइडलाइंस हो गया, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। नंबर 2 हो गया मेरा CSR हो गया। नंबर 3 आपका आता है ई गवर्नेंस की बात है, ई गवर्नेंस। आ जाइए ई गवर्नेंस, पेज नंबर 466। देखो ना, ये भी अपन इसका ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं ना, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफ CSR एज पर कंपनीज एक्ट। दैट इज बेसिकली अपने को पूरा थ्योरी लिखने का, एप्लीकेबिलिटी, मिनिमम कितना खर्चा करना है, क्या प्रोविजन है, कहाँ खर्चा कर सकते हो। फिर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेशन इवैल्यूएशन CSR प्रोजेक्ट, तो आंसर नंबर 7 मैंने आपको जो बनाया। फिर ये देखो, ये आता है कि आपको CSR एंड सस्टेनेबिलिटी, मैंने आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ऊपर के जो क्वेश्चन है वो थे NVG के, बीच के जो क्वेश्चन थे CSR के, लास्ट के जो क्वेश्चन है वो क्या है सर, ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस देखो अभी सर, ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस। तो आपको पता हो एक साइट है www.mca.gov.in, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं MCA 21। 21वीं सदी में जब आया था सचिन पायलट हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उसको लेकर आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो भी कंपनी के काम होते हैं, आजकल फिजिकल काउंटर्स बंद हो गए, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो अगर मेरे को कुछ भी अपलोड करना है, मेरे को कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, रिटर्न भरना है मेरे को, ROC का रिटर्न, सब कहाँ होता है, MCA की वेबसाइट पे होता है। सर ये क्यों आया, सर एवरीथिंग बिकेम इलेक्ट्रॉनिकली, कोई टेंशन नहीं है, मतलब 24/7 है, कभी भी कंपनी कहीं से भी 24/7 एनीवेयर एनी टाइम यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। मेरे को अगर रिलायंस के ऑडिट रिपोर्ट देखने में बिंदास देख सकता हूँ, मेरे को रिलायंस का अगर हुआ देखना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिंदास देख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ऑनलाइन। तो मेरा पहला क्वेश्चन आएगा सर, डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस तो तीसरा पार्ट है आपका, तीसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ई गवर्नेंस। सर इट मीन्स use of information and communication technology at the level of government in order to provide services to the citizens, interact with the business enterprise and communicate and exchange information between different agencies of the government in a speedy, convenient, efficient and transparent manner। तो ये होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये इतना डेफिनेशन हो गया। फिर it is an exchange of information, number 2, between government to customer, government to employee, government to government, government to business, as well as back office process and interaction with the entire government framework। Point number 2। तो पहला आंसर था डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के 2 पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस, यहाँ पर सब कुछ इंटीग्रेट हो जाता है, कौन कौन सर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड बैक टू द गवर्नमेंट। उनका पूरा फ्रेमवर्क साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा। सर क्या देना है उनको, सर दे आर गिविंग स्पीडी, कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्पीडी, कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इसको क्या बोलते हैं सर, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स। अब डिफरेंट मोड में क्या है, 4 है, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब कोई भी एक एग्जाम में अगर टपक गया तो टपक गया, वैसा है। तो हेडिंग एंड एक लाइन, गवर्नमेंट टू कस्टमर मतलब सिटीजन। द गोल ऑफ द गवर्नमेंट टू कस्टमर सिटीजन इज टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ ICT services। Sir, what is ICT services?
information and communication technology services to citizens in an efficient and economical manner and to strengthen the relationship between the government and citizen using technology. हेडिंग लिखो और बिंदास अपने उन भाषा में लिखो, उन भाषा में. सर क्या बोलोगे, क्यों आओ, क्या फायदा होगा इससे? सर, it allows the government to interact with the citizens in an efficient and effective manner, in a speedy manner, timely manner. बस वही एक को पकड़ के चलो, हो जाएगा. Now, government to employees. Now, it is a relationship between the online tools, sources, articles that help the employees maintain communication with the government and their own companies. ये हो गया government to employees. In an efficient, effective manner, convenient, speedy manner. वही लिखने का है, वही लिखने का है. Government to government. Sir, it is an electronic sharing of data or information between the government agencies, departments और organizations. जैसे इनकम टैक्स MCA लिंक दे एक दूसरे से, GST इनकम टैक्स लिंक दे, इनकम टैक्स और MCA लिंक दे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. फिर सेबी MCA लिंक दे, गवर्नमेंट टू बिजनेस. In an online non-commercial interaction between local and central government and the commercial business sector with the purpose of providing information and advice on business best practices. हो गया. तो अलग अलग कंपनी से वही सेबी वेबी का, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस 4. तो देखो, गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब कस्टमर, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस. तो पहला क्वेश्चन होता है सर डिफाइन व्हाट इज ई गवर्नेंस. सर बेसिकली क्या है, इट इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब ICT, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू वेरियस सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, interact with the business enterprise and communicate and exchange information between different agencies of the government. मतलब वही बोल रहे हैं, G2C, G2B, G2E, G2G, ठीक है, in a speedy, convenient, efficient, timely manner. एंड वही को आप वापस से नीचे लिखोगे. G2C में क्या आएगा, वही एफिशिएंट, इफेक्टिव, टाइमली मैनर. एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा, इंटरैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब ट्रेड एसोसिएशंस. हो गया, खत्म खत्म खत्म. रीड 1 and 2. पहला डेफिनेशन है. नंबर 2, डिफरेंट मोड्स ऑफ ई गवर्नेंस. रीड कीजिए.
डन. नाउ देयर आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स. अगर आप पीछे देखोगे वो लोगों ने क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस, वो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स बोल सकते हो या क्लाइंट बोल सकते हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज. ठीक है, तो पूरा वो डेफिनेशन आपको कॉपी करनी है. अब क्या बोलता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस. different models of e-governance. ये नहीं पढ़ना है कुछ भी. देखो अभी Question number 8 is explain the different models of e-governance and 9 is explain the initiatives of e-governance in India. तो इनिशिएटिव में वही है G2B, G2G वो सब ही आएगा. देखो सर, every ministry department must provide PCs with necessary software up to the section level officer. इन एडिशन लोकल एरिया मतलब लैंड होना चाहिए सर. तो मतलब ये सब क्या, ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो इनके पास होनी चाहिए एमसी डिपार्टमेंट के पास. इट शुड बी एंश्योर दैट ऑल स्टाफ हु हैव एक्सेस टू एंड द नीड टू यूज कंप्यूटर फॉर ऑफिस शुड बी गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग. क्योंकि पहले क्या था, फिजिकल ऑफिस हुआ करता था, अब वो सब लोग ऑनलाइन में आ गए, तो कैसे यूज़ करना उनको पता होना चाहिए. ईच मिनिस्ट्री शुड स्टार्ट यूजिंग ऑफिस प्रोसीजर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर. ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, कैसे ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा, किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो कैसे आपको अप्रूव करना है. Payroll, accounting and other housekeeping software should be put in day-to-day operations. फिर notice for internal meeting should be sent by email. Ministries department should use the web enable grievance redressal software. ठीक है, जो मिनिस्ट्री ने बना रखा है, जो डिपार्टमेंट ने बना रखा है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सॉफ्टवेयर है वही आप यूज करोगे. Each ministry should have their own website. All acts, rules, circulars must be converted into electronic form. The website of the ministry's department should be specifically contain section in which various forms to be used by customers are available. अगर आप एमसी की वेबसाइट जाके देखोगे तो सब आपको वेबसाइट पे दिखेगा. बाबू आजा, बाबू आ रहा भी. आ रहे थे, ठीक है ना. द हिंदी वर्जन ऑफ द कंटेंट ऑफ वेबसाइट शुड एज फार एज पॉसिबल बी डेवलप साइमल्टेनियसली. तो हिंदी वर्जन बताओ, वेबसाइट को हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो. ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो मेक एफर्ट्स टू डेवलप पैकेजेस सो एज टू बिगिन इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पब्लिक. ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड हैव देयर ओन IT विजन और स्ट्रेटजी फॉर अ 5-year पीरियड. तो बेसिकली क्या है, ये सब तो नॉर्म से आज के डेट में तो सब कुछ हो गया. तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता. ये सब तो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था तो ये सब करना पड़ेगा, अब लोगों ने कर लिया है. तो जो मॉडल्स की बात करता है, जो इनिशिएटिव्स की बात करता है, वो ये नीचे कौन कौन से इनिशिएटिव्स है सर? 4 है. G2C, G2B, G2G और G2E का ये लोग ने नहीं बताया है, पर अपने को पता है फायदा क्या था. G2E सारे एम्प्लॉयज एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. पहला G2C इनिशिएटिव्स. सर क्या क्या हो गया G2C इनिशिएटिव्स में? सर देखो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लोगों ने कर रखे हैं. तो कोई भी 4 याद कर लो जो आपको याद हो सकता है. जैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. तो सारे लैंड की जो भी पेपर्स है सब कंप्यूटराइज हो गए हैं. तो फिजिकल पेपर आते ना, इन्हें पढ़े थे फाइलें वाले डिपार्टमेंट पढ़े थे, अब वो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए. भूमि प्रोजेक्ट इन कर्नाटक, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये कर्नाटक में हुआ है. ज्ञानदूत इन MP, इट इज एन इंट्रानेट बेस्ड गवर्नमेंट सिटीजन सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव. ज्ञानदूत MP में है यहाँ पर. लखवनी प्रोजेक्ट इन UP इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो सस्टेनेबल गवर्नेंस सॉल्यूशन विद रिगार्ड टू हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए. लखवनी प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट फ्रेंड्स का नाम क्या है? फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सर्विस इन केरला. प्रोजेक्ट फ्रेंड्स है. ई मित्र प्रोजेक्ट इन राजस्थान है. ई सेवा इन आंध्र प्रदेश है. तो जो तुम याद कर सकते हो कोई भी 4 याद कर लो. एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेज इन कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस CET के थ्रू हुआ है वहां पर. अच्छा बिहार में भी हुआ है हमारे, क्या हुआ? रेस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू कंप्यूटराइज एनर्जी रेस.
ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। G2C में क्या इनिशिएटिव है, कोई भी चाहे याद कर लो, भूमि प्रोजेक्ट इन कर्नाटक याद कर लो, ज्ञानदूत इन MP याद कर लीजिए, लैंड रिसोर्सेज आपके इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ई मित्र प्रोजेक्ट इन राजस्थान, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट इन अपना केरला, 4 बस बहुत है, 4। सर G2C में था वो, अब G2B में क्या इनिशिएटिव्स हुए इनके, ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट परचेज के लिए आपको टेंडर वेंडर भरना पड़ेगा, मैंडेटरी हो। एंड MCA 21 क्या है सर, वहां पर सारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स अब वो इलेक्ट्रॉनिक, तो कंपनी तेरे को फाइल करना है, कंज्यूमर तेरे को कुछ चाहिए, कोई डिपार्टमेंट तेरे को सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली लेना पड़ेगा। तो ये 2 है यहाँ पर, तो G2C हो गया, G2B हो गया। फिर G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्या ये खजाने प्रोजेक्ट इन कर्नाटक एंड स्मार्ट गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश। दिस प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एंटायर ट्रेजरी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सारा खजाने मतलब वो एक खजाना हो गया ना, मतलब तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पैसा आता है, कैसे कलेक्ट होता है, कहाँ दिखता है, कितना आया, कहाँ से कहाँ सब आया, सब कहाँ दिखेगा अपने को, ऑनलाइन दिख जाएगा यहाँ पर, कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा आया। खजाने प्रोजेक्ट इन कर्नाटक, स्मार्ट गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, एनहांस एफिशिएंसी थ्रू वर्कफ्लो ऑटोमेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आंध्र प्रदेश सेक्रेटरी। तो स्मार्ट गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश, तो ये हो गया G2G। तो अगर एग्जाम में आता है सर डेफिनेशन, तो आपका डेफिनेशन क्या लिखने हैं, क्या क्या अलग अलग इन्होंने मॉडल्स ले रखे, वो ये रहे G2C, G2E, G2G, G2B, ठीक है, ये मॉडल्स हो गए। और इनिशिएटिव्स अगर पूछता है तो ये जैसे G2C में कोई भी 4 याद कर लो, ई मित्र हो गया, फ्रेंड्स हो गया, रेस प्रोजेक्ट इन बिहार हो गया, भूमि प्रोजेक्ट इन कर्नाटक हो गया। सर गवर्नमेंट टू बिजनेस में कौन कौन से आएंगे, ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट परचेज एंड MCA 21 प्रोजेक्ट। फिर एक होगा अपना G2G में सर 2 है, एक तो खजाने प्रोजेक्ट इन कर्नाटक एंड स्मार्ट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश। तो 3 में से कोई भी एक आ सकता है आपको, या तीनों में से तो नाम याद रखना है आपको। कूल, रीड लास्ट आंसर बचा फिर अपना XBRL।
नाउ कम टू द लास्ट आंसर. नाउ लास्ट आंसर क्या बोलते हैं मेरा? XBRL. सर XBRL क्या है? तो एक पूरा शॉर्ट नोट है XBRL पे जो एग्जाम में आ सकता है. एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, फुल फॉर्म भी आ सकता है. सबको एप्लीकेबल है, कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल है. तो जैसे अपन AOC 4 भरते हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 4, तो आपको पता होगा एनुअल रिटर्न चाहता है कंपनी का AOC 4 में, राइट. कुछ कंपनीज को AOC 4 एप्लीकेबल नहीं, तो उनको एप्लीकेबल होता है AOC 4 XBRL. सो अगर आपको मैं समझाऊं सिंपल भाषा में, इट इज बेसिकली अ डिटेल्ड फॉर्म जो कुछ कैटेगरीज को मैंडेटरी कर रखा है. सर इट इज अ लैंग्वेज दैट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा which is revolutionizing business reporting around the world. First point. Advantages. Second point. Third point. Fourth point. तो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके डेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे इस एक्सेल के फॉर्मेट में, तो वो सिंप्लीफाइड मैनर में वहाँ चली जाती है. सो क्या होता है, पूरा डेटा एनालिटिक्स सरकार के पास आता है कि भैया कितना सेल्स था उनका, महीने वाइज क्या था, एनुअली क्या था, लास्ट 4 सालों में क्या हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, गिरा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए नहीं हुए. एडवांटेजेस. ठीक है. सो पहला आपका डेफिनेशन हो गया, दो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 आपके एडवांटेजेस हो गए. Then point number 5, the main objective of XBRL in India is to create awareness about XBRL, to develop and maintain Indian taxonomies, मतलब टैक्स से सब compliance रहे, to help companies adopt and implement XBRL. ठीक है, this is 5th. फिर किस किस को मैंडेटरी किया हुआ है? 6th, all listed companies in India and इनके Indian subsidiaries, all companies having capital of minimum 5 crores, all companies having turnover of 100 crores and above. That means all मतलब public भी हो गए, private भी हो गए. पहला listed companies in India and उनकी Indian subsidiaries. Number 2, all the companies having capital of minimum 5 crores, all the companies having turnover of minimum 100 crores. all मतलब public भी हो गए, private भी हो गए. तो ये point number 6 अलग से एग्जाम में आपको आ सकता है. Applicability of XBRL सबको applicable नहीं है. सर क्या क्या फाइल करना पड़ता है मैंडेटरी में आपको? 7, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, सोकी. तो ये तो 5 आपके FS की डेफिनेशन हो गई. स्टेटमेंट रिलेटेड टू सब्सिडरी कंपनी, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. भाई साहब देख लो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी 5 तो अपने FS हो जाते हैं. बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, सोकी. ठीक है. फिर स्टेटमेंट रिलेटेड टू सब्सिडरीज, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट. व्हाट आर द चैलेंजेस? सॉफ्टवेयर बहुत महंगा आता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, बहुत टेक्निकल होता है. रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग the staff to understand the XBRL. अच्छा, the software tool to be used for the purpose of tagging. The first time efforts involved in tagging and resolving errors identified by validation checks. जैसे tagging मतलब heads के अंदर, अब आपको पता नहीं कौन से heads में डालना है आपको चीज़ें. And smooth and timely close of reporting within the prescribed time. क्योंकि टेक्निकल इतना है तो बहुत टाइम लगता है. मतलब एक फॉर्म को भरने में 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं. इतना बड़ा होता है, टेक्निकल बहुत है. हाँ, हैबिट हो गया फिर कोई टेंशन नहीं है. जब शुरू में तो बहुत टाइम लगता था. सॉफ्टवेयर महंगा होता है, लाख रुपए के आसपास का होता है, लाख रुपए का सॉफ्टवेयर होता है XBRL का. अभी तो और कॉस्ट कम होती है क्योंकि अभी मैंडेटरी होता है, तो और सस्ते में मिलने लगे. जब शुरू में था तो लाख 1.5 लाख एक सॉफ्टवेयर हुआ करते थे. 10 कंपनीज फ्री में फाइल करने को मिलती है हमारे अपने इंस्टीट्यूट से. अपना इंस्टीट्यूट अपने को बेनिफिट है, 10 कंपनी फ्री में फाइल कर सकते हैं. उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा. तो अलग अलग एजेंसी जो सॉफ्टवेयर देती है. तो ये आ गया आपका आंसर नंबर, XBRL का आंसर खत्म हो गया. Extensible business reporting language. 2, 3, 4 is the advantages. Point number 5 is the objectives. फिर point number 6 is the applicability. ये काम का point है. All public companies. दूसरा all companies having capital of minimum, having capital of minimum 5 crores. That means private company के लिए भी all companies having turnover of minimum 100 crores. All companies. And 7 में क्या क्या आएगा? Balance sheet, P&L, cash flow, notes, okay, and schedules. Okay, तो मैं कह रहा हूँ schedules. ठीक है, schedules. फिर सब्सिडरी कंपनीज हो गया आपका, ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गया, कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया हमारी. एंड क्या क्या चैलेंजेस है? ट्रेनिंग होगा, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, एंड टैगिंग में टाइम लगता है. हो गया आंसर खत्म. चैप्टर इज ओवर. भाई साहब मान लीजिए 15% कैरी करता है 2 चैप्टर मिला तो 7 से 8 मार्क. मतलब ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. CSR दिखता है और एक ई गवर्नेंस. और गाइडलाइंस अगर आगे तो 2 मार्क की 3 मार्क कोई भी NVG की गाइडलाइंस आ सकती है. और ये आपने सारे क्वेश्चन हो गए. 12 क्वेश्चन है इसमें, 10 के 2 है, मतलब 11 क्वेश्चन खत्म. कूल है.
सो डू फॉरवर्ड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोग को बेनिफिट। और ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन रहा है, दूसरा चैप्टर भी मैं लेकर आऊँगा आपको। डू फॉरवर्ड दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ CMA सो दैट लोगों को पता चले एंड सब बात हो जाए। बाकी जो रिवीजन वीडियो जो मेरे CA वाले रखे हैं यहाँ पर अपने चैनल पर, अब वो देखो कंटेंट सेम है पूरा, ये स्पेसिफिक वीडियो ओनली फॉर CMA। अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइस, एंड कोई अगर बात बुरी लगी तो दिल से तहे दिल से सॉरी, एंड कीप शोइंग लव, एंड पक्का इस बार आप पास हो जाओगे CMA फाइनल, अब की बार आखिरी बार, अब की बार आखिरी बार। बाय गाइस, टेक केयर, एंड आई विल बी कमिंग वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।